दोस्तों, भारत की रक्षा तैयारियों को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ दिल्ली की गलियारों में बल्कि दुनिया भर की सरकारों में हलचल पैदा कर दी है। भारत ने अब इतना सख्त रुख अपना लिया है कि कई देशों की रणनीति तक हिल गई है। आज की ये ताजा रिपोर्ट उसी बदलाव की ओर इशारा करती है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि पिछले साल दिसंबर से अब तक हर तरफ फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान की चर्चा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसकी ताकत और मारक क्षमता बेहद प्रभावशाली मानी जाती है, मगर अब सवाल इसकी ताकत से हटकर इसकी कीमत और सौदे के तरीके पर आकर टिक गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि फ्रांस का रवैया कई लोगों को दबाव बनाने जैसा लगने लगा है। फ्रांस के रणनीतिकारों को यह भरोसा हो गया है कि भारत के पास विकल्प सीमित हैं। उन्हें लगता है कि यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के दबाव के कारण भारत रूस से नए लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा। दूसरी ओर अमेरिका अपनी सख्त शर्तों के साथ खड़ा है, जिससे भारत के लिए वहां से विमान लेना आसान नहीं हो पा रहा है। वहीं भारत का स्वदेशी तेजस विमान अभी इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं है कि वायुसेना की सभी जरूरतों को तुरंत पूरा कर सके। इसी स्थिति को देखते हुए फ्रांस को लगा कि भारत आखिरकार उसी के पास लौटेगा। इस सोच के चलते उन्होंने कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक साल 2018 में जिन 36 राफेल विमानों के लिए जो कीमत तय हुई थी, अब उसी के मुकाबले लगभग 2 गुनी कीमत मांगी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इतनी भारी कीमत चुकाने के बाद भी सौदे की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिख रही है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हमें विमान का पूरा सोर्स कोड नहीं मिल रहा है। साथ ही ऐसी कोई उन्नत तकनीक भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जिससे भविष्य में भारत इन राफेल विमानों को खुद मॉडिफाई या अपग्रेड कर सके। तकनीकी हस्तांतरण के नाम पर भी फ्रांस पूरी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। इसी कारण अब देश के रक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ आम जनता भी खुलकर ये सवाल उठा रही है कि ये डील भारत के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान वाली साबित हो सकती है। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। लोगों की बढ़ती नाराजगी और भारत सरकार की सख्त निगरानी का असर साफ दिखाई देने लगा है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत की स्थिति को देखते हुए इंडोनेशिया ने भी राफेल डील को आगे बढ़ाने से पीछे हटने का संकेत दिया है। इंडोनेशिया ने साफ कर दिया है कि पहले से दिए गए ऑर्डर तक ही सीमित रहेगा और भविष्य में फ्रांस से अतिरिक्त राफेल विमान खरीदने की कोई योजना नहीं है। इसलिए भारत भी अब 114 राफेल विमानों की बड़ी डील को लेकर काफी सतर्क हो गया है और इसके ढांचे की गहराई से समीक्षा कर रहा है। रद्द करने जैसे विकल्प पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। फ्रांस की नई शर्तों ने स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। एक राफेल विमान के लिए करीब $310 मिलियन की मांग की जा रही है, जो कि अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 जैसे लड़ाकू विमान की कीमत से भी काफी अधिक बताई जा रही है। भारत ने बातचीत के दौरान लचीलापन दिखाते हुए कहा कि वो ऊंची कीमत देने पर भी विचार कर सकता है, लेकिन इसके बदले कुछ जरूरी अधिकार और तकनीकी सहयोग चाहता है। भारत ने सोर्स कोड की मांग रखी, जिसे फ्रांस ने ठुकरा दिया। इसके बाद भारत ने पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण की बात कही, उस पर भी सहमति नहीं बनी। फिर भारत ने कम से कम पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने की अनुमति मांगी, मगर यहाँ भी फ्रांस ने सीमित सहयोग की ही बात रखी। प्रस्ताव के अनुसार केवल 60 से 70% काम भारत में होता, जबकि इंजन और रडार जैसी अहम तकनीक फ्रांस से ही आती। इस स्थिति में भारत की भूमिका केवल असेंबली तक सीमित रह जाती। इसके बावजूद भारत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी, क्योंकि देश की सुरक्षा प्राथमिकता बनी हुई है। लेकिन स्थिति तब बदल गई जब भारत ने एक बेहद जरूरी और व्यावहारिक मांग रखी। भारत चाहता था कि उसे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का अधिकार मिले, ताकि भविष्य में अपनी स्वदेशी मिसाइलों को बिना किसी बाहरी अनुमति के इन विमानों में जोड़ा जा सके। इस मांग से भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाना चाहता था। हालांकि फ्रांस ने इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया। यही वो निर्णायक मोड़ साबित हुआ जहां भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाने का संकेत दे दिया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इतनी बड़ी डील आखिर एक सॉफ्टवेयर जैसी चीज पर आकर क्यों अटक गई। इसका जवाब भारत के अपने अनुभव में छिपा हुआ है। साल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के पास मिराज 2000 विमान मौजूद थे। उस समय जरूरत पड़ी कि रूसी बमों को इन विमानों के साथ जोड़ा जाए, ताकि दुश्मन के मजबूत ठिकानों पर असरदार हमला किया जा सके। उस मुश्किल समय में फ्रांस से सॉफ्टवेयर सहयोग मांगा गया, मगर वहां से कोई मदद नहीं मिली। इस एक फैसले ने जंग के दौरान भारत के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी थी। उसी अनुभव ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया। अब भारत हर रक्षा सौदे में ये सुनिश्चित करना चाहता है कि खरीदे गए हथियारों पर उसका पूरा नियंत्रण रहे। भारत की साफ नीति बन चुकी है कि वो अपनी मिसाइलें और अपने सिस्टम किसी भी विदेशी प्लेटफॉर्म में बिना बाहरी अनुमति के जोड़ सके। देश अब किसी भी स्थिति में तकनीकी निर्भरता या दबाव में रहने के पक्ष में नहीं है। अगर फ्रांस अपनी शर्तों पर अड़ा रहता है तो भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। वैश्विक रक्षा बाजार में भारत एक बड़ा ग्राहक है और कई देश इस मौके की तलाश में है। आने वाले समय में इस सौदे को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत एक बार फिर रूस की ओर रुख कर सकता है। रूस का Su-57 एक आधुनिक और शक्तिशाली लड़ाकू विमान माना जाता है। कुछ विश्लेषक इसकी स्टेल्थ क्षमता पर सवाल उठाते हैं, फिर भी इसकी मारक क्षमता और तकनीकी लचीलापन इसे एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। ये विमान न केवल भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा
पूरा कर सकता है, बल्कि भारत को वो तकनीकी स्वतंत्रता भी दे सकता है जिसकी लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है। भारत का ये रुख दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब सौदे बराबरी के आधार पर होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि आगे भारत किस दिशा में कदम बढ़ाता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को फ्रांस की शर्तें मान लेनी चाहिए या नए विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए? अपनी सोच जरूर साझा करें। वैसे अभी तक भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय की ओर से ये आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है कि 114 राफेल विमानों MRFA टेंडर की डील को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। इस समय मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर जो जानकारी सामने आ रही है वो मुख्य रूप से रक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण और विभिन्न सूत्रों के हवाले से दी जा रही है। इसलिए सीधे ये कहना कि डील खत्म हो चुकी है फिलहाल सही नहीं माना जाएगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि ये सौदा गंभीर अड़चनों में फंसा हुआ है और बातचीत के कई मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि डील अभी अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और इसका भविष्य पूरी तरह तय नहीं है।